के साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद फाइनल लिस्ट आ चुकी है, यानी मतदाता सूची जो अंतिम मतदाता सूची है चुनाव आयोग की तरफ से वो आ चुकी है। और उसमें चुनाव आयोग ने बताया है कि जो ड्राफ्ट सूची आई थी उसकी तुलना में कुछ वोटर इसमें और बढ़े हैं। और कई जो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कुछ तमाम वोटर्स इसमें इंट्रोड्यूस भी हुए हैं और नई लिस्ट में पिछली लिस्ट की तुलना में वोटर कटे भी हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं और कई सवालों के जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो नाम शामिल हुए हैं नए और जो नाम निकाले गए हैं उनमें कौन से लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनके नाम निकाले गए हैं, इसकी जानकारी भी चुनाव आयोग के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें यह भी कहा जा रहा है, वो भी आधिकारिक रूप से नहीं है, कि इसमें कितने विदेशी लोगों के नाम थे जिनकी चर्चा हो रही थी कि बाहरी लोग आकर यहाँ पर दूसरे देशों के लोग मतदाता बने हुए हैं बिहार में, उनमें से कितने विदेशी हैं जिनके नाम को हटाया गया है। तो सवाल कई अभी भी बने हैं और मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने सूची जारी कर दी है। आने वाले दिनों में अब चुनाव की घोषणा भी होने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब 7 अक्टूबर को इस नई सूची भी पेश की जाएगी, वहां पर जो अंतिम सूची है, फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई अपने अंतिम दौर में है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने विपक्ष का जो दबाव था उसको स्वीकार तो किया है, लेकिन लूप होल्स अभी भी इस एसआईआर की प्रक्रिया में बने हुए हैं। सवाल कई ऐसे हैं जो अभी भी बने हुए हैं और विपक्ष एकजुट होकर इस एसआईआर का विरोध अभी भी कर रहा है और चुनाव आयोग से तमाम सवालों के जवाब मांग रहा है, जिनके जवाब चुनाव आयोग के पास है नहीं। अमलेंदु जी, अगर इसकी पूरी जो सूची है जो कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जारी की है, एक बार हम लोग उसको स्क्रीन पर भी देखेंगे कि जो ये बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर जब जनवरी में जो सूची आती है, उसके बाद जब ये ड्राफ्ट सूची आती है, तब से लेकर अब तक ये जो मतदाता सूची में परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं, ये परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, एप्लीकेशन कितने लोगों के नाम शामिल करने के जा रहे हैं और शामिल कितने लोग हो रहे हैं, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो ये बता रहा है कि बहुत ही मनमाने तरीके से ये पूरी की पूरी सूची तैयार हुई है। और ये आरोप तभी से लग रहे हैं जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है और ड्राफ्ट सूची जब से आई है। समीर जी, जिस दिन से ड्राफ्ट सूची आई और इस समय जब ये ड्राफ्ट सूची आ चुकी है जी, तो दोनों के लगातार जो है इसको देखा जाए तो ये जो सूची है और ये पूरी प्रक्रिया जो है ये एकदम सवालों के घेरे में है। ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। और जो चुनाव आयोग ने समीर जी कल जो अपनी लिस्ट आखिरी अंतिम जारी की है, उस अंतिम लिस्ट में आप देखिए कि किस तरीके से अब बताया गया कि साहब 7.42 करोड़ यानी 7 करोड़ 42 लाख लोग अब इसमें शामिल हो गए। और जब 24 जून 2025 को जब घोषणा की गई थी, उस समय 7 करोड़ 89 लाख थे जब एसआईआर की घोषणा की गई थी, जिसमें घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र में 4 महीने में बढ़ गए मतदाता 40 लाख। बिहार में 1 महीने की एसआईआर में मतदाता कम हो गए 40 लाख, जो उसमें सूची थी। और ये तो छोड़ ही दीजिए कि कितने लोग जो थे वो किस तरीके से जोड़े गए हैं, कितने घटाए गए हैं। लेकिन अगर मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ संख्या कम हो गई। तो क्या 2024 से पहले जो मतदाता सूची, तो 25 से पहले जो मतदाता सूची आई थी, तब से लेके अब तक 18 वर्ष की उम्र पार करने वाले मतदाता बिहार में नहीं बढ़े क्या? मतलब बेसिक सवाल जो है जो सवाल उठाते हैं, आप छोड़ दीजिए सारी बातों को कि किसने कितने नाम कटवा दिए, कहाँ से क्या हुआ, क्या आरोप लगे, सबको छोड़ दीजिए। बेसिक सवाल जो है वही बेसिक सवाल ये है कि भाई आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब इस एक बार ये सूची जो है चुनाव आयोग की, एक बार इसका जिक्र कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने जो जारी की है, अंतिम सूची जारी की है, आप स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं उसका ब्यौरा, उसमें लिखा है कि इलेक्टर्स एज ऑन 24 जून 2025 यानी 2025 में 24 जून 2025 को कुल 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे। उसके बाद जो ड्राफ्ट सूची में निकाले गए, जिसकी चर्चा भी लगातार हो रही है, 1 अगस्त को जो आई थी, 1 अगस्त को जो आई थी, उनकी संख्या थी 65 लाख, यानी 65 लाख लोगों को इस मतदाता सूची से निकाल दिया गया था एसआईआर शुरू होने के बाद। और जब 1 अगस्त को 2025 को ये ड्राफ्ट सूची जारी होती है, तब कुल वोटर बचते हैं 7 करोड़ 24 लाख।
अब इसमें बता रहा है चुनाव आयोग कि इन एलिजिबल इलेक्टर्स रिमूव्ड फ्रॉम ड्राफ्ट लिस्ट, इस ड्राफ्ट सूची से 3.66 लाख यानी 3,66,000 लोगों को हटा दिया गया है जो ड्राफ्ट लिस्ट थी, और ड्राफ्ट लिस्ट में जोड़े गए हैं जिसमें एलिजिबल इलेक्टर्स एडेड इन ड्राफ्ट लिस्ट, यानी जिन लोगों ने फॉर्म 6 भरा अपने कि हमको इस सूची में शामिल किया जाए, उनमें 21,53,000 लोगों को यानी 21.53 लाख लोगों को सूची में शामिल किया। तो अब ये पूरी सूची जो है यानी मतदाता सूची जो बन रही है उसमें संख्या आती है 7,42 लाख लोगों की, जो 30 सितंबर को कल जो सूची जारी हुई है फाइनल लिस्ट टोटल इलेक्टर्स इन फाइनल लिस्ट 30 सितंबर 2025, इसमें 7,42 लाख मतदाता हैं। यानी 24 जून को जो सूची थी, जिस सूची पर हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय मतदाता थे 7,89,00,000 और अब होते हैं 7,42 लाख, यानी करीब 47 लाख मतदाता इस सूची से गायब हो जाते हैं। वही आप जो बात कर रहे हैं अमलेंदु जी, फिर से उसी पर आते हैं कि करीब 6 महीने के भीतर यहाँ मतदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन ये घट रही है। और ये कौन मतदाता है जिनकी संख्या घट रही है? हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि 3 तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बाहर जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, कुछ मृत है, उनकी मृत्यु हो चुकी है फिर भी सूची में थे, उनको बाहर कर दिया गया, और कुछ ऐसे हैं जो 2 जगह पर या 2 से ज्यादा जगहों पर जो रजिस्टर्ड है। ये चुनाव आयोग का कहना है, लेकिन ऐसे ये लोग हैं कौन, मृत कौन है, कौन बाहर कर गए, ये सारी जानकारी नहीं। हाँ, ये और इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है। और जो एक और महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है जी, कि जब आपने कह दिया था कि 1 अगस्त के बाद कोई नाम नहीं आएगा, हाँ है ना जी, और 1 सितंबर के बाद कोई फॉर्म जमा नहीं होगा, ये था, आ गई थी आपकी लिस्ट जी, तब फिर ये 21.53 यानी 21,53,000 लोग जिन्होंने फॉर्म 6 जमा किए, ये कौन लोग हैं आपकी ड्राफ्ट सूची आने के बाद? जी हाँ, तो ड्राफ्ट सूची आने के बाद आपने कहा था कोई नाम नहीं जुड़ेगा, हाँ, तो ड्राफ्ट सूची आने के बाद ये जो 21.53 लाख लोग हैं, ये नए कौन लोग हैं, ये कैसे जुड़ गए, हाँ, ये बताया जाए। अगर जो आपने पहले 65 लाख लोग कम कर दी थी, उनमें से अगर ये हैं जी, तो फिर आपने इसका मतलब कि विपक्ष का आरोप सही है कि चोरी हो रही थी जबरदस्त तरीके से, मृत लोगों के नाम जो थे वो जोड़ दिए गए, जिंदा लोगों के नाम मृत में डाल दिए गए। तो ये बहुत बड़ा घपला जो है वो इसमें SIR की जो फाइनल लिस्ट आई है इसमें पकड़ा जा रहा है। और एक और बात समीर जी जो महत्वपूर्ण है, जो कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि SIR जारी रहेगा, इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है। पहली चीज, अगर ये 21.53 लाख लोग वही हैं जिन्होंने उसके बाद अगर जारी किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो ये स्पष्ट करना चाहिए था कि ये किन्होंने जारी किया। लेकिन अगर आप एक साथ ये करें कि जिनका नाम छूट गया है उनको अगर कोई आपत्ति है तो वो जिला पदाधिकारी के पास जाकर अपना दावा कर सकते हैं, और अगर दावा नहीं होता है तो फिर आप प्रथम अपील कर सकते हैं, उसके बाद आप राज्य निर्वाचन आयोग में दूसरी अपील कर सकते हैं। जब अभी जारी है SIR सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है जी, तो फिर किसी को अपील करने की और दावा करने की क्या आवश्यकता? फॉर्म 6 भर के क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल ये है। तो यानी आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना इस समय भी कर रहे हैं जब आप ये फाइनल लिस्ट जारी कर रहे हैं अपनी SIR की। जी बिल्कुल, ये तो फाइनल लिस्ट जारी करना, आप ये तो पूरी तरीके से ये अवमानना का मामला है, क्योंकि अभी तो आप SIR ये सूची जारी कर रहे हैं और इसी पर SIR आप कर सकते हैं या नहीं, यही मामला अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो अपने आप ही अवमानना है। 7 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले की एक कह लीजिए कि फाइनल स्टेज की सुनवाई जब करेगा, ये मामला आएगा, वहां पर और भी कई सवाल होंगे। लेकिन अमलेंदु जी एक चीज और भी है कि 9 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप आधार कार्ड को भी महत्वपूर्ण दस्तावेज मानेंगे, ये भी साफ दिख रहा है कि जो सूची से निकाले गए थे उनमें जो अतिरिक्त आए हैं आधार कार्ड की वजह से आए हैं। अगर आधार कार्ड नहीं होता तो शायद ये 21 लाख लोग उस सूची में न शामिल हो पाते और वो मतदाता सूची से बाहर हो गए होते। हाँ बिल्कुल, ये समझ में आ रहा है। और ये आधार कार्ड नहीं होता तो ये भी बाहर कर दिए गए होते। यानी कि काफी हद तक वोट चोरी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोक लगी है। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि वोट चोरी नहीं हुई है, क्योंकि ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र का ही उदाहरण है कि साहब वहाँ 40 लाख लोग वोट बढ़ गए 4 महीने में, तो यहाँ जो है ये वोट कम कैसे हो गए?
लगभग 70 लाख के आसपास। ये सवाल बनता है समीर जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है ये उठ रहे हैं और चुनाव आयोग को लेकर इस पर जो है घपले जो पकड़े जा रहे हैं, इसकी समीक्षाएं हो रही हैं। विपक्ष एक योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग के ही आंकड़ों पर एक ट्वीट किया है, कुछ सवाल पूछे हैं, वो हम उनके ट्वीट को देखते हैं। योगेंद्र यादव इस मुद्दे को लेकर लगातार मुखर रहे हैं, बहुत गहनता से, गंभीरता से छानबीन कर रहे हैं और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपनी दलीलें रखी थी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक महत्वपूर्ण माना है और उस पर उनका संज्ञान लिया। लिख रहे हैं योगेंद्र यादव कि चुनाव आयोग से अभी भी कई सवाल हैं। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट के बारे में जो ये आ गई है, यानी 1 सितंबर तक फॉर्म 6 के तहत 16,93,000 नए आवेदन मिले थे। इसके बाद के किसी भी दावे को फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं किया जाना था, लेकिन आज के आंकड़ों के मुताबिक चुनाव आयोग ने 21,53,000 वोटर जोड़े हैं। तो सवाल यह है कि 1 सितंबर के बाद फाइनल लिस्ट में कम से कम 4.6 लाख नए वोटर कैसे जोड़े गए। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग के प्रेस नोट के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 3.66 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने इन नामों को हटाने के कारणों का कोई ब्यौरा नहीं दिया है। सवाल योग्यता संबंधी दस्तावेज जमा न करने के कारण कितने नाम हटाए गए और कितने नाम इसलिए हटाए गए क्योंकि उनके नाम पर आपत्ति थी। फिर एक आगे भी लिखते हैं कि ड्राफ्ट इसमें इन्हीं सारे सवालों को लेकर, तो ये कई सारे सवाल हैं आंकड़ों का ही, जिनका हम लोग भी अभी जिक्र कर रहे थे अमलेदु जी, कि आखिर किस आधार पर नाम जोड़े गए और किस आधार पर काटे गए, ये भी बताया चुनाव आयोग। और फिर पूरी की पूरी जो सूची, जिसमें 42 लाख के करीब नाम बता रहा है चुनाव आयोग की पुरानी लिस्ट से हटा दिए गए और जो जोड़े गए उन सबको मुताबिक, तो ये सारे लोग कौन हैं, किस आधार पर किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण इस पर जो सवाल उठ रहा था, क्या इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो विदेशी थे? बिल्कुल, और विदेशी थे तो आपने बताया क्यों नहीं विदेशी थे? हाँ, आप बताइए इसमें कितने आपने विदेशी देखे, कितने रोहिंग्या देखे? क्योंकि बहुत जो एक बड़े जोशो खरोश के साथ कह रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कि पुरानी सूचियों में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो विदेशी लोग थे, यहाँ फर्जी उन्होंने अपने आइडेंटिटी कार्ड बनवा लिए और उसके बाद वो मतदाता सूची में शामिल हो गए। तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। प्रक्रिया तो इस समीर यही तो सवाल है कि जब आपने ये ऐसा ये कराया और इस आधार पर कराया, तो देश को जानने का हक है कि किन रोहिंग्याओं ने, बांग्लादेशी नागरिकों ने, म्यांमार के नागरिकों ने नरेंद्र मोदी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। तो नरेंद्र मोदी जो है रोहिंग्याओं, बांग्लादेशी नागरिकों के वोट से प्रधानमंत्री बने हुए। तो चुनाव को बताना चाहिए कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी और कितने म्यांमार के नागरिक, कितने और अन्य देशों के नागरिक यहाँ मौजूद हैं जो जिनके वोट बने हुए थे और चुनाव आयोग ने अब काटा है। तो ये चुनाव को बताना चाहिए, चुनाव आयोग ने नहीं बताया है। दूसरा समीर जी, जो नाम काटे गए हैं, क्या चुनाव आयोग ने, जो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था और राहुल गांधी ने जब वोट चोरी का आरोप लगाया था, तो ज्ञानेश कुमार ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हाथ पटक कर कहा था कि किसी का भी नाम बिना सूचना दिए हुए नहीं कट सकता, उसको सूचना दी जाएगी। तो आपने 69 लाख लोगों के जो नाम काटे हैं, क्या 69 लाख लोगों को कोई सूचना दी गई कि आपका नाम काटा जा रहा है? जी, उनके परिजनों को सूचना दी गई तो किस माध्यम से दी गई? उसका क्या जवाब आया? किसने वो रिसीव किए? ये कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये साफ तौर पर समझा सकता है कि ये बड़ा घपला है, बड़ा फर्जीवाड़ा ये है। जी बिल्कुल, ये फर्जीवाड़ा है और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो चुनाव आयोग ने अपनी ये लिस्ट जारी की है। हाँ, इस लिस्ट पर ये दिखाई पड़ रहा है कि जो विपक्ष वोट चोरी के आरोप लगा रहा था, एसआईआर को लेकर जो इतना हंगामा हुआ, इतने सारे जो उदाहरण थे, लोग खुद आए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से धांधली हुई है, उन सारी चीज़ों का और आंदोलन का, यात्रा का, इन सब का फर्क ज़रूर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सूची अभी भी, इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। और ये अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस चुनाव आयोग की ये जो एसआईआर के बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची है, यानी फाइनल वोटर लिस्ट है, उस पर चुनाव आयोग क्या कहता है। और सवाल इस पर अभी भी बने हुए हैं। विपक्ष एकजुटता के साथ इस पर खड़ा दिखाई पड़ रहा है। पप्पू यादव ने, निर्दलीय सांसद है और वो भी इस मुद्दे को लेकर काफी मुकर रहे हैं। देखते हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा है, ट्वीट किया है और बहुत सारे सवाल उठाए हैं
कि आखिर चुनाव आयोग ने जो ये मतदाता सूची फाइनल करके दी है, तैयार की है, वो अभी भी तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं और चुनाव आयोग उस पर लीपापोती करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो पप्पू यादव लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 69.3 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया। मेरा सवाल है, इसमें कितने लोगों या उनके परिजनों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था? राहुल गांधी जी के खुलासे पर कहा था, बिना नोटिस एक मतदाता का नाम नहीं कट सकता। चुनाव आयोग एफिडेविट दे कि अब एक मृत व्यक्ति या डबल एंट्री मतदाता सूची में नहीं है। वाजिब सवाल है और चुनाव आयोग की भाषा में ही पप्पू यादव ने सवाल पूछा है। हमने जी बिल्कुल समीर जी, और सही सवाल पूछा है कि अब ज्ञानेश कुमार जो हैं वो हलफनामा दें कि इसमें कोई भी नाम जो है वो गलत नहीं जोड़ा गया है और कोई भी नाम छूटा नहीं है। क्योंकि आपने जब एसआईआर कहा तो आपने अपनी विज्ञप्ति में भी ये कहा है जी कि भाई इसका उद्देश्य जो था कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं, इस भावना के तहत हमने इसको किया। तो जब आपने इस भावना के तहत किया कि कोई मतदाता छूटे नहीं, तो फिर यह हलफनामा देने में अब चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है कि किसी भी मतदाता का नाम छूटा नहीं है। लेकिन समीर जी, ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि 7 और 8 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, उस सुनवाई में ये मसला जाएगा और चुनाव आयोग के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चूंकि बहुत अनियमितताएं जो है इसमें साफ देखने में आ रही हैं। और जो बिल्कुल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि अगर एक भी स्तर पर अनियमितता पकड़ में आई और दिखाई पड़ गई तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं और वो केवल बिहार तक ही लागू नहीं होगी। और जो आप तैयारी कर रहे हैं कि पूरे देश में आप एसआईआर शुरू करने जा रहे हैं, बार बार ये खबर चलवाई जा रही है कि पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसको भी वहाँ पर भी ये लागू होगी। और इसको लेकर लगातार सवाल बन रहे हैं। बिहार में वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के शकील अहमद खान, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं इस नई मतदाता सूची को लेकर। करके जारी करके चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि वो मुक्ति पा लिया है, उसके जो परेशानी अभी उसके लिए चल रही हैं वो अभी और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस फाइनल सूची में भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं और वो सवाल अभी भी यहाँ खड़े हो रहे हैं जो पहले से एसआईआर को लेकर खड़े हो रहे थे और कई नए सवाल भी पैदा हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, कई नए सवाल पैदा हो रहे हैं और सबसे बड़े सवाल तो जो है वो यही पैदा हो रहे हैं कि आपने जिन लोगों के नाम काटे और जिन लोगों के आपने नाम जोड़े उनको आपने क्या सूचना दी कि नहीं सूचना दी, ये साफ तौर पर पूछा जा रहा है। और ये सवाल ये कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनकी संख्या कितनी है भाई, ये कितने जो है 25 साल से ज़्यादा के और कितने 18 साल से ज़्यादा के हैं जी, ये भी एक सवाल है। तो ये अभी तक इसका कोई स्पष्टीकरण चुनाव आयोग नहीं दिया है कि जो आपने नए नाम जोड़े हैं इनमें से कितने जो हैं ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं और फर्स्ट टाइम वोटर होने के साथ साथ कितनों की आयु क्या है। भाई 18 साल से ऊपर ठीक है, 18 को जिसका हुआ आपने उसको लिया हुआ फर्स्ट टाइम वोटर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब 80 साल का है और फर्स्ट टाइम वोटर बन रहा है आप उसको फॉर्म 6 भर के लिए हुए। तो जो फॉर्म 6 आपने भरे हैं इसको लेकर भी अभी तक आपने कोई सवाल नहीं जो है बताए हैं। दूसरा है कि डाक सूची 7.24 करोड़ थे, यानी कि 7 करोड़ 24 लाख, इसमें से आपने 3,66,000 और जोड़े तो हुआ ये 21,53,000, तो कुल हुए ये 7.42 करोड़ यानी 7 करोड़ 42 लाख। अब असली सवाल ये कि जब 1 सितंबर तक सिर्फ 16.93 लाख नए वोटर आए थे तो उसके बाद के आवेदन फाइनल लिस्ट में नहीं हो सकते थे, तो ये 31.53 नए लाख नाम जो है ये कहाँ से जुड़ गए, इनका क्या है स्टेटस, ये किसने फॉर्म भरे हैं, इन्हें ये कहाँ से हैं, इनकी क्या इन्होंने दस्तावेज दिए हैं, ये चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया। और फिर ये आपने फॉर्म लिए कैसे, कब लिए आपने, कौन लोग हैं ये सवाल बहुत सारे हैं। तो घपले बहुत ज्यादा हैं इस एसआईआर की लिस्ट में और मुझे लगता है कि ये जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला तो इस पर ये पूरी लिस्ट जो है वो रद्द हो सकती है। जी बिल्कुल, ये पूरी की पूरी लिस्ट, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कई सवाल हैं। इस फाइनल लिस्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 21 लाख जो करीब 21 लाख के मतदाता नए जोड़े गए हैं, इन्हें जोड़ने के लिए किसने आवेदन दिए, क्या सबके लिए फॉर्म 6 जमा किए गए थे और ये है कौन, इनका ब्यौरा दिया जाए। क्या ये चुनाव आयोग के पास है, ये पूरा का पूरा जो फिगर दे रहा है चुनाव आयोग ये किस आधार पर दे रहा है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय इस मतदाता सूची को लेकर जो चुनाव आयोग ने फाइनल सूची कल जारी की है। ये कह रहे हैं अजय राय और खास तौर पर वो बनारस सीट का जिक्र कर रहे हैं अमलेंदु जी।
बार बार अजय राय बनारस की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बनारस से वोट चोरी करके चुनाव जितवाया गया है बीजेपी कैंडिडेट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चूंकि अजय राय कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और जब मतगणना के समय लगातार वो आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनका आरोप है, वो तो चुनाव के बाद से ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें हराया गया इस चुनाव में और वोट चोरी के जरिए हराया गया। तो बार बार इस मुद्दे को अजय राय सामने लाते हैं और कहा भी जा रहा है कि राहुल गांधी का जो अगला बम वो फोड़ने वाले हैं वो शायद वाराणसी सीट ही है। हाँ, वाराणसी सीट भी हो सकती है और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, चूंकि हाइड्रोजन बम है तो अकेले वाराणसी नहीं होगा और भी होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या चोरियां हुई हैं तो इसको लेकर हो सकता है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे इसके मामले में, तो ये समझा जा सकता है कि कोई गंभीर मसला है। और चूंकि राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक हम पूरे सबूतों के साथ सामने नहीं आएंगे तब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे, तो इसका मतलब अभी वो सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। क्योंकि पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आनंद सीट को लेकर, उसमें भी राहुल गांधी सिर्फ सबूत लेकर ही नहीं आए बल्कि उन भुक्तभोगियों को लेकर आए जिनके नाम काटे गए और जिनके नाम इस्तेमाल करके नाम कटवाए गए, उनको भी लाकर उन्होंने पेश किया। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वोट चोरी एक बड़ा मसला है, वो उस पर होगा। लेकिन बिहार SIR में जो फाइनल लिस्ट आई है इसमें किस तरीके से वोट चोरी को अंजाम दिया गया है, इस पर अब विपक्ष काम कर रहा है और एकजुट होकर विपक्ष अब कह रहा है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब चुनाव आयोग की पोल खोली जाएगी, जनता को भी बताया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले को उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, इसको जो विपक्ष एकजुट होकर जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर और बिहार में SIR को लेकर जो आंदोलन कर रहा है वो आंदोलन अभी कमजोर नहीं होगा और ना ही उसका विरोध कम होगा, क्योंकि जो फाइनल सूची आई है मतदाता सूची चुनाव आयोग की, वो भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है और ये दिखा रहा है कि चुनाव आयोग उसमें बहुत सारे तथ्यों को छिपा रहा है। ये विपक्षी पार्टियों का आरोप है और अभी जब 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब ये मुद्दा भी वहां एक बार फिर आएगा, जो फाइनल सूची तैयार की है चुनाव आयोग ने। क्योंकि इस बीच में चुनाव आयोग ने कई निर्देश भी दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कई निर्देश दिए थे, कई बार फटकार भी लगाई थी और यहाँ तक कि खास तौर पर आधार कार्ड को उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल करने को कहा था जो उसके लिए ज़रूरी है। तो अब काफ़ी कुछ होगा, 7 अक्टूबर का जो दिन है वो महत्वपूर्ण होगा इस सुनवाई के लिए और चुनाव आयोग के लिए भी और बिहार में SIR को लेकर भी। अब देखना ये है अमलेंदु जी, क्या चुनाव आयोग अब एक कदम और आगे बढ़ता है, क्या अब वो बिहार में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर देता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि 4 और 5 अक्टूबर को ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की टीम दौरा करने वाली है बिहार का। हाँ, 4 तारीख को चुनाव आयोग की टीम दौरा करने वाली है और एक चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बिहार के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन एक बड़ी मीटिंग कर भी ली है समीर जी, और अब जो है वो 4 तारीख को पहुंचेगी। देखिए असल में चुनाव आयोग की चाल क्या है वो आप समझिए जो है। चुनाव आयोग को लगता ये है कि चुनाव आयोग अभी 4 अक्टूबर को जाकर बिहार और 5 या 6 को वो चुनाव की घोषणा कर देगा, ताकि 7 और 8 अक्टूबर को जब सुनवाई हो तो कहा जाए कि साहब हम तो अब चुनाव की घोषणा कर चुके। तो अब इसमें अब सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे, लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस है और चूंकि ये मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि आप SIR जारी रहेगा, जी हाँ। तो अगर आप घोषणा कर भी देते हैं तो ये वोटर लिस्ट नहीं मानी जाएगी, तो आपको पुरानी लिस्ट से पुराने पे करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि SIR जारी है, इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है। तो आप अपनी कोई भी लिस्ट निकालते रहिए, उसको फाइनल बताते रहिए, लेकिन वो फाइनल आपकी ये लिस्ट नहीं मानी जाएगी अगर ये घपले वाली लिस्ट साबित होती है। तो लगता ये है कि जो पुरानी है जो 1 जनवरी 2025 को जो जारी की गई थी उसके आधार पर ही चुनाव होगा, ये समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, चूंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाती है, तो भले ही घोषणा कर दी जाती है, चुनाव हो भी जाएंगे, लेकिन तब ये SIR के जरिए जो फाइनल लिस्ट तैयार की है चुनाव आयोग ने, वो लिस्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये तब तैयार की गई है जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जिस पर हो रही है। खैर, अब देखना है चुनाव आयोग का अगला कदम क्या होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन
यहाँ और भी तमाम खबरें हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, और इधर उत्तर प्रदेश में बरेली को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। बरेली में जिस तरह से पिछले दिनों दंगा भड़का, वहाँ पर दंगे के बाद तमाम लोगों को, मुस्लिम धर्मगुरु को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अब कुछ एनकाउंटर की भी खबरें आ रही हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ जो घटना स्थल पर जाने के लिए कई लोग हैं, राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनको जाने से रोका जा रहा है। बरेली में वो जाना चाहते हैं, वहाँ पीड़ित लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उनको वहाँ जाने से रोक रही है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी घटना होती है तो सरकार सबसे पहला काम करती है इंटरनेट बंद करती है, और दूसरा काम करती है कि राजनीतिक दलों के लोगों का वहाँ प्रवेश निषेध कर देती है। कल भी कई नेताओं को रोका गया, और आज भी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं इमरान मसूद, उनको वहां जाने से रोका गया है। इमरान मसूद ने उसको लेकर कहा भी, उन्होंने कहा कि हम जाने की तैयारी में थे बरेली के लिए, लेकिन हमको नज़रबंद कर दिया गया। दानिश अली ने भी कहा है कि उनको भी जाने से रोका गया है। पहले सुनते हैं इमरान मसूद ने क्या कहा है इस वहां बरेली जाने से रोके जाने को लेकर। कांग्रेस के सांसद हैं, और दो लोग उनकी पार्टी ने उनको भेजा वहां पर कि जाएं और देखें कि क्या है वहां पर, लोगों से मिले, पीड़ितों से क्या कुछ रहा, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए, लेकिन बरेली जाने से ही रोक दिया गया। तो ये अक्सर देखा जाता है कि जहाँ कुछ होता है, और बड़ी जो बार बार इमरान मसूद जो कह रहे हैं कि एक पोस्टर की वजह से लोगों की टांग तोड़ दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, एक पोस्टर की वजह से लोगों के जो है टांग तोड़ दी जा रही है, और किस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं ये साफ तौर पर जी देखने में आ रहा है। बहरहाल कुंवर दानिश अली एक्स MP हैं, उन्होंने भी इसी तरीके के कुछ आरोप जो है वो लगाए हैं। तो कुंवर दानिश अली को भी हम लोग सुन सकते हैं कि कुंवर दानिश अली जो है जी वो इस मसले को लेकर क्या कह रहे हैं। तो दानिश अली भी जा रहे थे बरेली, और उनको भी जाने से रोका गया है। सुन लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। लोगों पर जो दमन किया जा रहा है, उसके नाते जो मुस्लिम हैं उनसे मिलने के लिए और वहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन को ये कहने के लिए कि भी आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें, बेगुनाह लोगों के को गिरफ्तार किया जा रहा है, बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं। हमने जाने का हम सिर्फ वहां जाकर के शांति की अपील कर रहे हैं। हम यहाँ से भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भड़कावे में ना आए, किसी के शांति और सौहार्द बनाए रखे। लेकिन हम साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया है, सबको बनाने का हक दिया। आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गांधी के देश में जिस तरीके से दमनकारी सरकार काम कर रही है, कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये दानिश अली हैं, पूर्व सांसद हैं। के आधार पर ये बताया जा रहा है कि आखिर ये सारी जो सूची, ये सारे आंकड़े आए हैं तो ये कैसे आए हैं। चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि घर घर जाकर बूथ लेवल ऑफिसर्स ने लोगों के आंकड़े जुटाए हैं। उन दावों की पोल तो पहले ही खुल चुकी है, तभी ये सारा मामला से तमाम जो है दर्जनों पिटीशंस गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये BLO ने घर घर जाकर आंकड़े तो नहीं जुटाए हैं। आखिर ये आंकड़े आए कहाँ से हैं? क्या लोगों ने फॉर्म भर कर ये आवेदन किया है कि उनको जोड़ा जाए? बहुत सारे सवाल हैं। अब चुनाव आयोग इनके जवाब क्या देता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब चुनाव आयोग अब कम से कम तब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा ही जब वो चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा, उसके पहले तो चुनाव आयोग नहीं करेगा।
क्या वो तब जवाब देगा इन सवालों का, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है। और समीर जी, मुझे नहीं लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भी ज्ञानेश कुमार जी, और करेंगे तो सिर्फ सूचना देंगे और सूचना देकर निकल जाएंगे, पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देंगे। ये साफ तौर पर समझ आ रहा है, क्योंकि अब तो कई आरोप हैं ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया कि आप वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं। और अब ये बिहार का आ गया समीर जी, अब जो हाइड्रोजन पंप आएगा राहुल गांधी का, उसमें ये बिहार का मसला भी शामिल होगा जी, कि भाई इतनी आबादी है बिहार की और आपने इतने नाम काट दिए, और महाराष्ट्र में आपने जो है जितनी वयस्क आबादी उससे ज्यादा आपने वोट बना दिए। तो ये बहुत सारे घपले जो हैं जिनकी तरफ अब है, अब ये निशाने पे आ सकते हैं ज्ञानेश कुमार जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव की तारीखों की घोषणा तो करेंगे ही और उसके लिए प्रेस को बुलाएंगे ही। खैर देखना क्या, लेकिन जब ये तारीखों की घोषणा क्या वो 7 तारीख से पहले करते हैं, और 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। और उसमें क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इधर जो प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे, और ये भी अब है कि एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आरएसएस की विचारधारा में और आरएसएस से जुड़े संगठनों में कहीं कोई भ्रम नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर कट होता है। यानी कई बार जो कहा जाता है बीजेपी के ही तमाम नेता उससे अपने को अलग करते रहे, आरएसएस भी अपने को अलग करता रहा है, आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि कोई फर्क नहीं है, सब सारे आनुषंगिक संगठन एक जैसे हैं। हाँ, एक साथ है, सारे एक साथ है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, अब कोई भी संघी जो है वो ये नहीं कह सकता कि हम तो सब आरएसएस में है, हमारा जो सांस्कृतिक संगठन है। जी समीर जी, है क्या कि आरएसएस शुद्ध रूप से राजनीतिक संगठन है और सांस्कृतिक तो कतई नहीं है। तो इनकी अगर संस्कृति कुछ है भी तो वो सब विदेशी है, वो हिटलर और नाजी वाली है संस्कृति, इनका भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने आज आरएसएस के ऊपर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया समीर जी, और वो आप अगर चाहें तो बता सकते हैं। जी बिल्कुल, ये देख लेते हैं कांग्रेस का ट्वीट। काफ़ी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं, क्योंकि आरएसएस इसलिए ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसको लेकर कई सवाल, जो 100 साल पूरे हो रहे हैं, और अभी खबर है कि दिल्ली में जो स्कूली पाठ्यक्रम में आरएसएस के इतिहास को, आरएसएस के योगदान को शामिल करने की बात कही जा रही है। खैर, कांग्रेस पार्टी ने जो आरएसएस को लेकर ट्वीट किया है वो जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कि आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन, आज़ादी के वक्त जिसके नेता न जेल गए न अंग्रेज़ों ने लगाया कभी प्रतिबंध। 1942 में अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद कर रहा था। आरएसएस की इस गद्दारी पर एक नारा सबकी जुबान पर था, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए। वो संगठन जिसका एक भी नेता आज़ादी की लड़ाई में जेल नहीं गया। कई सारी चीज़ें, वो संगठन जिसका महात्मा गांधी के खून से जिसका हाथ लाल हैं, उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये आज ये आरएसएस 100 साल का हो चुका है, मगर इस 100 साल में इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे देश को नुकसान छोड़ कोई फायदा हुआ। और ये काफ़ी एक लंबा ट्वीट है, और आरएसएस को लेकर जो बहुत सारी चीज़ें हैं जनहित में बताया जा रही। आखिरी लाइन भी आपको पढ़ के सुना दें जो इस ट्वीट में है। अगर ये कहा जाए कि देश में अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस दिन ये संगठन देश में आग लगाकर देश को खोखला करना बंद कर दे, उसी दिन आधी से ज़्यादा समस्याएं निपट जाएंगी। ये कांग्रेस पार्टी ने लिखा है। अब स्कूली पाठ्यक्रम में दिल्ली सरकार पाठ्यक्रम में पढ़ाएगी आरएसएस के योगदान को। अब वो क्या योगदान पढ़ाएगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो इतिहास में जो सारी चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, उनसे सब वाकिफ़ हैं। और आरएसएस 100 साल पुराना ही संगठन है, यानी कोई आदिकाल का संगठन नहीं है जिसको लेकर कोई बहुत भ्रम हो, बहुत दिक्कतें हो, तथ्यात्मक रूप से कोई जानकारी न हो। सारी जानकारी मौजूद है, और ये भी सबको पता है कि स्वाधीनता संग्राम से लेकर और तमाम घटनाओं के समय आरएसएस का और आरएसएस के लोगों का कितना योगदान रहा है। खैर, एसआईआर को लेकर जो इस समय चल रहा है, सूची अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर दी है चुनाव आयोग ने। वो फाइनल लिस्ट भी तमाम सवालों के घेरे में है, उसी तरीके से जिस तरह से ड्राफ्ट सूची थी और एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू की गई थी, ये प्रक्रिया सवालों के घेरे में थी। अब 7 अक्टूबर को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इस सूची को किस तरीके से लेता है, इस पर रहेंगी सबकी निगाहें।